इसराइल की राजधानी तेल अवीव में आज हिंद, इसराइल, अमेरिका और यूएई इत्तेहाद का पहला सरबराही इजलास होने जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इजलास में शिरकत करने तेल अवीव पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर 6 शोबों तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पानी, सेहत, खला और ट्रांसपोर्ट पे मुश्तरका सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए तश्कील दिया गया है। इस इजलास में तिजारत और सरमायाकारी के सिलसिले में इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का और उन्हीं से इस ताल्लुक से मजीद अपडेट लेंगे। शैलेंद्र, एक बेहद अहम आज से जो सेशन होने जा रहा है उसके ताल्लुक से आपसे हम तफसीलात चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए ये बहुत अहम है। बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि ये I2U2 जिसे इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई का समिट कहा जाता है, ये इस ग्रुपिंग की आज पहली बैठक हो रही है, जहां पर इसके लीडर्स जो हैं इसमें शिरकत करेंगे। वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी इसको एड्रेस करेंगे। आज शाम 4 बजे इसका इजलास होगा। आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत हुई थी अक्टूबर में हुई, जब मंत्री जयशंकर इजराइल गए थे और वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। उसको वेस्ट एशिया क्वाड भी कहा जाता है। आपको याद दिला दें कि एक क्वाड पहले से ही मौजूद है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। हालांकि इस यूएई है जो इस ग्रुपिंग में शामिल है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इसको आज एड्रेस करने वाले हैं और इसका मेन जो मकसद है वो जो सिक्योरिटी है और जो इंडियन ओशन है, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और वहीं ट्रेड को कैसे किया जाएगा मजबूत, उन तमाम पहलुओं पर सब बातचीत की जाएगी। और आपको याद होगा कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ था पिछले साल, जिसमें जो इजराइल और यूएई के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो गई हैं। तो ऐसे में ये एक बेहतरीन मौका है इसको और मजबूत करने के लिए इस वेस्ट एशिया क्वाड को, जहां पर इब्राहिम अकॉर्ड के बाद अब इजराइल के साथ जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके रिश्ते अब पहले से बेहतर हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो ऐसे में इजराइल और यूएई जब करीब आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका मिलकर इसको और मजबूती देंगे। और आज की इस बैठक में माना जा रहा है कि जो 6 अहम मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी, जिसमें सिक्योरिटी और ट्रेड शामिल है। जी शैलेंद्र, तो इस अहम खबर पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम खबर पर तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे। एक और अहम खबर, दिल्ली में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान आज पार्लियामेंट के आइंदा मॉनसून इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा होंगे। कांग्रेस की पार्लियामानी हिकमत अमली कमेटी की मीटिंग कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की सदारत में होना है। पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, के सुरेश और मनिकम टैगोर मीटिंग में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि 18 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आगाज हो रहा है, जो कि 12 अगस्त तक जारी रहेगा। तवक्को की जा रही है कि कांग्रेस सेशन के दौरान रुपए की गिरती कीमत और मुल्क की माशी सूरत हाल के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल को उठाएगी। दूसरी तरफ मीटिंग में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी गौर खौस किया जाएगा। वहीं सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन के पेश नजर भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। मीटिंग में तमाम AICC जनरल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ रियासतों के इंचार्जेस और PCC सदूर शिरकत करेंगे। दिल्ली से हमारे साथी रवि सिसोदिया मौजूद हैं। रवि, आज बेहद अहम मीटिंग होने वाली है कांग्रेस के तमाम अहम लीडरों की, इसके ताल्लुक से डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, आज 2 बड़ी बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक 10:30 बजे 10 जनपद पे सोनिया गांधी के आवास पर होगी और इस बैठक में आगामी जो संसद का सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ये इस पर चर्चा की जाएगी। और
दूसरी जो बैठक है वो 2:30 बजे शुरू होगी। हालांकि बैठक में भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, उस पर चर्चा कराए जाने की मांग है। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जिस तरह से 21 तारीख को सोनिया गांधी को समन किया गया है ईडी की तरफ से, उस मसले को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी को समन किया गया था तो देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में इस बार भी कोशिश वही की जा रही है कि एक सत्य प्रदर्शन के तौर पर किया जाए, जिस दिन सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेशी हो। क्योंकि कांग्रेस पहले दिन से कहती रही है कि ये विंडिक्टिव अप्रोच है और बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो इस मसले पे अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एक बड़े धरना प्रदर्शन की कोशिश भी रहेगी। दूसरी तरफ संसद में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सबसे अहम होगा कि संसद के सत्र के दौरान क्या इनके साथ अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनके साथ आती हैं नहीं आती हैं, इससे भी रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि पिछले दिन आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से टीएमसी आगे थी और टीएमसी कांग्रेस के साथ दिख रही थी, तो ऐसे में एक सुखद संदेश कांग्रेस के लिए दिख रहा है। तो विपक्षी दलों के लिए क्या रणनीति होगी, संसद में क्या रणनीति रहेगी, और साथ ही साथ भारत जोड़ो आंदोलन के अलावा जो ईडी के सामने सम्मान है उससे भी चर्चा की जाएगी। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस दोनों अहम मीटिंग के ताल्लुक से लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज फैसला आना है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को अपना फैसला महफूज रख लिया था, फिर 7 जुलाई को भी फैसला नहीं सुनाया गया। ये अर्जी मुल्क से बगावत के मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मबनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के मुकदमात में नए केस दर्ज न करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि इस मामले में कोई नई एफआईआर उस वक्त तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि मरकजी हुकूमत गद्दारी के मामले पर दोबारा गौर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग गद्दारी के मामले में मुलजिम हैं वो जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे इस अहम मामले पर मजीद तफसीलात के साथ मौजूद हैं। सुशील, आज कड़कड़डूमा कोर्ट में अहम फैसला आने वाला है शर्जील इमाम के ताल्लुक से, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, शर्जील इमाम की जमानत पर आज कड़कड़डूमा कोर्ट फैसला सुना सकता है। पिछले कई दिनों से अदालत निजी कारणों की वजह से शर्जील इमाम के मामले पर फैसला नहीं सुना पा रहा है। हालांकि शर्जील इमाम की जमानत पर फैसले के साथ साथ आज उस अर्जी पर सुनवाई भी होगी हिना, जिस अर्जी में शर्जील इमाम ने तिहाड़ इनमेट्स में और अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है कि जेल में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, के साथ मारपीट की गई और इसमें जेल वार्डन शामिल थे। तमाम जो ऐसे कैदी थे जो फिलहाल उनके साथ मिलकर उनको देश विरोधी नारेबाजी को लेकर उनके साथ मारपीट की, इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में शिकायत की थी। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में तिहाड़ अथॉरिटी को तलब भी किया था और ये कहा था कि जो आरोप फिलहाल शर्जील इमाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में उनका क्या जवाब है। तो आज उस अर्जी पर भी सुनवाई होनी है हिना। तो शर्जील इमाम की जमानत और शर्जील इमाम की जान के खतरे के मामले में कड़कड़डूमा में आज बहुत अहम सुनवाई होनी है। देखना बेहद अहम है कि जब 10:30 और 11 बजे के आसपास कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा तो शर्जील इमाम को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जब तक जो सेडिशन का मामला है यानी कि देशद्रोह का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम राहत नहीं देता है, तब तक किसी भी प्रकार के नए मुकदमे या इस मामले में जितने भी मुकदमे दर्ज है उनमें आरोपियों को राहत दी जानी चाहिए। तो उम्मीद बहुत ज्यादा है कि शर्जील इमाम को सेडिशन के मामले में राहत मिलेगी। लेकिन जो उनके साथ मारपीट हुई है उस मामले में तिहाड़ अथॉरिटी क्या कहती है ये बेहद अहम होगा। जी सुशील, ये तो रही एक बेहद अहम खबर। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर हम अपने नाजरीन को दे दें, उस पर भी हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि पटियाला हाउस कोर्ट में ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी यानी को फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर की ज़मानत अर्जी पर आज समाअत है। मोहम्मद ज़ुबैर के काबिल एतराज़ ट्वीट से मुतालिक मामले में ज़मानत अर्जी पर समाअत होनी है। ज़राए के मुताबिक पिछली सुनवाई के दौरान मोहम्मद ज़ुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने पुरानी दलीलें दोहराई थी, जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि 4 साल बाद भी 2018 के ट्वीट के बारे में इतना जुनून क्यों है, और ये भी कहा कि पुलिस शुरुआती मामले में लगातार बदलाव कर रही है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी। सुशील, इस मामले पर भी तफसीलात चाहेंगे?
जी बिल्कुल हिना, देखिए बिल्कुल सही कह रही थी कि आउट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की फिलहाल जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान बृंदा ग्रोवर की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई और ये कहा गया कि जिस फिल्म का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को उस ट्विटर के आधार पर गिरफ्तार किया है, उस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 37 साल हो गए हैं और जब फिल्म के रिलीज होने के बाद भी समाज में कोई वैमनस्य या दंगा फसाद नहीं हुआ तो एक ट्विटर पर एक क्लिप माध्यम से कैसे विवाद हो जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो काउंसिल थे हिना, उस तारीख को वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने आज की तारीख मांग ली थी। तो उम्मीद ये है कि बृंदा ग्रोवर की तरफ से तमाम जो दलीलें हैं वो पूरी कर ली गई है। आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलील है वो कोर्ट में रखी जाएगी और दिल्ली पुलिस बृंदा ग्रोवर की दलील का विरोध करेगा। हालांकि ये कहा गया है पिछली जब सुनवाई हो रही थी पटियाला हाउस कोर्ट में, तब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये एक बड़ा सिंडिकेट है कि ट्वीट के माध्यम से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाए और मोहम्मद जुबैर इस दिशा में ही आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने वो लैपटॉप भी रिकवर किया है जिसका हवाला दिया गया था कि उसी लैपटॉप से ही ट्वीट किया गया है। कुछ फोन भी रिकवर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है जिसमें डेटा को डिलीट किया गया है। तो तमाम पहलुओं को फिलहाल कोर्ट में दिल्ली पुलिस रख रही है और एक सिंडिकेट जोड़ने की कोशिश कर रही है कि किस तरह मोहम्मद जुबैर को बाहर विदेशों से पैसा आता था, फंडिंग आती थी और वो किस तरह इस फंडिंग का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो दलीलें हैं फिलहाल कहीं ना कहीं पहले जमानत के तौर पर रखी गई हैं, तो नए तथ्य क्या रखे जाएंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी हिना देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहम्मद जुबैर पर यूपी में भी कई केसेस रजिस्टर हो गए हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट से किसी भी प्रकार से राहत मिलती है तो ये और केसों में भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा जब आज लगभग 11:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से हिना दलीलें क्या दी जाती हैं। सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तमाम अहम न्यूज पर आपने जो तफसीली जानकारी हमारे नाज़रीन तक दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली हाई कोर्ट आज नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 के इम्तिहान को मुलतवी करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बुध के रोज चीफ जस्टिस सतीश चंद्र की क़यादत वाली डिवीजन बेंच के सामने केस की फौरी फहरिस्त का जिक्र किया गया था। अदालत ने आज केस की लिस्टिंग की इजाजत दे दी। इस मामले की समाअत जस्टिस संजीव नरूला करेंगे। अर्जी गुजारों की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत से कहा गया कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को उम्मीदवारों की शिकायत पर गौर करने के बाद इम्तिहान को दोबारा शेड्यूल करने के लिए एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दे। और अब खबर मॉनसून के ताल्लुक से। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश अवाम के लिए मुसीबत बनी हुई है। चाहे गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यहाँ भारी बारिश तेज हवाओं से आम जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासर है। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में कई शहर और गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इसकी वजह से आवाम को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है। गुजरात की अगर बात करें तो कई शहरों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। नवसारी के कालियावाड़ी के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। वलसाड़ में भी कई मुकामात पर रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में औसत से भारी बारिश की पेशगोई की गई है। वितरना नदी में फंसे कुछ वर्करों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। आंध्र प्रदेश के एलूरू, कोनसीमा, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी के अजला में हनूस सैलाब की सूरत हाल है। इन अजला में 40 गांव ज़ेर-ए-आब हैं। 50,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी यहां बारिश की पेशगोई की है। तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने 12 अजला में रेड अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के शुमाली अजला में बारिश से सबसे ज्यादा कमरम भीम जिला मुतासिर हुआ है। यहाँ पर 39.10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के इम्कान के पेश नज़र 14 और 15 जुलाई को मुनक़िद होने वाले एमसिट के इम्तिहान को मुलतवी किया गया। अब ये टेस्ट 18 से 20 जुलाई को होगा। इसी तरह उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को भी कैंसिल कर दिया गया है।
और गुजरात से इस वक्त हमारे साथी भुवन पटेल मौजूद हैं। चलिए उनसे जानेंगे। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर बारिश, खासतौर पर मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है? जी हिना, हम गुजरात के नवसारी तहसील से है और नवसारी की हालत बदतर बनती जा रही है। जिस तरह से बारिश जो बरस रही है नवसारी के वासदा में, जो बोल सकते कि आप फटा हुआ है, यानी पिछले 24 घंटे के अंदर नवसारी के वासदा में 15 इंच जितना बारिश आने की वजह से नदियां उफान पे है। नवसारी तहसील की जो नदियों की बात की जाए तो पूर्णा, अंबिका, कावेरी पिछले 7 दिनों से उफान पे जा रही है हिना। यानी कि अब जो नदियां है अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदियां अपनी जो हाई लेवल है वो हाई लेवल पार करके अभी डेंजरस लेवल पे जा रही है। यानी कि डेंजरस लेवल पे जाने की वजह से नवसारी जो शहर है, शहर की जो सभी इलाके हैं वो इलाके में पानी भर चुका है। लोगों के घरों में 5 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। अभी आज की जो बात की जाए तो आज नवसारी के गणदेवी से लेकर जो वासदा, खैरगाम, वासदा जो तालुका है, सब तालुका में यानी कि सभी जगह पर पानी है। सभी नदियां उफान पे चल रही है। पिछले 7 दिनों से स्थिति बदतर बनती जा रही है और आज की जो बात की जाए तो आज फिर से नदियां उफान पे जा रही है। यानी सभी घरों में पानी 15 से 20 फुट ही ना पानी भर चुका है। अभी लोगों को जीना मुश्किल हो चुका है यहाँ पर। जब आप बता रहे हैं कि इतना ज्यादा पानी जो है घरों में आ चुका है, तो रेस्क्यू के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर स्टेप्स उठाए गए हैं? हिना आपको बता दें हम कि रेस्क्यू के लिए वहीवटी प्रशासन ने 2 एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय रखा हुआ है। मगर ये जो इलाका है, जो अंबिका और कावेरी नदियों का जो इलाका है, तटीय इलाका, उसमें पानी का जो बहाव है इतना तेज है कि एनडीआरएफ आगे नहीं जा सकती है। इसकी वजह से किसी का रेस्क्यू भी नहीं हो पा रहा है। और नवसारी शहर की जो बात की जाए तो नवसारी शहर में पानी कम है। यानी कि जो सभी मार्गों पे 2 से 5 फीट पानी है, तो वहां पर रेस्क्यू किया हुआ है। 15,000 जितने लोगों का नवसारी शहर में से ही रेस्क्यू किया हुआ है। मगर चिखली, वासदा, जो गणदेवी सभी इलाका है वहां पर रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। वहीवटी प्रशासन भी लाचार है, लोगों के साथ प्रशासन भी लाचार बनी हुई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे आगे के लिए क्या कुछ कहा है आईएमडी डिपार्टमेंट ने? आगे के लिए अभी भी नवसारी को रेड अलर्ट में रखा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट, हवामान जो डिपार्टमेंट होता है उन्होंने रेड अलर्ट पे रखा हुआ है नवसारी में। और अभी भी बारिश इतनी तेज बह रही है कि लोगों को अभी भी खतरा लग रहा है कि जिस तरह नदियां उफान पे बह रही है। नवसारी तहसील की बात की जाए तो नवसारी तहसील के 100 ऊपर के जो मार्ग है, स्टेट हाईवे बोलते, स्टेट हाईवे जो है, सभी स्टेट हाईवे के साथ जो आंतरिक जो ग्राम्य मार्ग होते हैं, सभी सड़कों पर ग्राम्य की सड़कों होती है, सभी ऐसी 100 जैसी सड़कें हैं। तो बहरहाल यहाँ पर भी बारिश जो है मुसीबत बनकर आई है। भुवन पटेल, आप भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, अब रुख करेंगे विजयवाड़ा का। मोहम्मद इसाक हमारे साथ मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश में क्या कुछ सूरत हाल है उसके ताल्लुक से जानेंगे। मोहम्मद इसाक, लगातार तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ ये बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं बारिश आफत बनकर आई है आंध्र प्रदेश के कई अजला के लिए। हाँ है ना, जो गोदावरी के जो पानी का बहाव जो है ना रोजाना 15 लाख तक क्यूसेक आ रहा है, वही 15 लाख डाउन स्ट्रीम में छोड़ दिए थे। तो इस वजह से पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर, कोनसीमा और एलूर और ईस्ट वेस्ट गोदावरी जो है ना पूरी बाढ़ की चपेट में आ गए। लगभग 55 के करीब गांव जो है ना पूरी पानी से भर गए हैं। वहाँ के 6,500 तक जो लोग हैं वहाँ हैं, आज सुबह रेस्क्यू किया गया। वही दूसरी तरफ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ से उठा लिया गया है। वही 2000 के करीब जो इलनेस है, जो मेडिकल असिस्टेंट के लोग हैं जो बीमारी से परेशान हैं, उन्हें भी जो है ना सेफ से वहाँ से निकाला है। वही दूसरी तरफ कई गांवों में जाने के लिए पूरे रोड सर्विस जो है ना पूरी पानी से भर गया। तो इस वजह से जो है ना जी मोहम्मद इसाक, तो आंध्र प्रदेश में भी सैलाब का हाल जो है, बारिश का हाल बुरा ही है। लगातार हर बुलेटिन में आपसे खबरनामे में इसके ताल्लुक से अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, महाराष्ट्र के अकोला से बड़ी खबर आपको दे दें। पास नदी में सैलाब है, कई गांव पानी में घिरे हुए हैं। उरल और रहीमापुर गांव का राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ते हो गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर मरीजों को अस्पताल पहुँचाने में
पेश आ रही है, जिन्हें पलंग के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के अकोला से ये अहम खबर, जहां पास नदी में सैलाब की वजह से कई गांव पानी में घिर गए हैं। उरल और रहीमापुर गांव का राब्ता पूरी तरह से दूसरे इलाकों से मुनक़ते हो गया है। तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं आप खुद देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो मरीजों को आ रही है। उन्हें चारपाई यानी पलंग के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक और अहम खबर, मुल्क में कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ा। 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामलों की तस्दीक की गई है। एक दिन में 38 अफराद की हलाकत की खबर है। 16,482 मरीज शिफायाब हुए हैं और एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो तादाद बढ़कर 1,36,000 से ज्यादा हो गई है। यौमिया पॉजिटिविटी रेट 5.10 है। तो कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से मुल्क में बढ़ता दिखाई दे रहा है। 20,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने आबादी कंट्रोल पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि आबादी और खुराक बढ़ाने का काम सिर्फ जानवर करते हैं। जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं होना चाहिए। इंसान के बहुत से फराइज हैं। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। एक अहम इंटरनेशनल न्यूज श्रीलंका से है, जहां सूरत हाल हनूस कशीदा बनी हुई है। पीएम के इस्तीफे की मांग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सबसे अहम कि सियासी बहरान के दरमियान मुख्तलिफ सियासी जमातों के तमाम लीडरों की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मौजूदा मसले के हल के लिए गौर खौस किया गया। तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने एक आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमसिंघे से ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। इस बीच मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में अवामी एहतजाज और झड़पों के दरमियान नाफिज की गई कर्फ्यू को आज सुबह हटा लिया गया। मालदीव फरार हुए गोटाबाया अब वहां से सिंगापुर भागने की कोशिश में है।